पहले पहले डायरिया। और मैं मतलब ऑथेंटिक राइटर नहीं हूँ कह सकती हूँ, मैं वार्डरोब राइटर थी। और गलती से मेरी मतलब मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ को पता था मैं लिखती हूँ और किसी को नहीं पता था, वो भी मैंने उन्हें खुद नहीं बताया था। कभी मेरी अलमारी साफ करते हुए शायद उनको एक डायरी मिली और उन्होंने वो पढ़ ली थी, तो उन्होंने भी मुझे मेरे मुंह पे नहीं कहा, उसमें लिख के रख दिया कि अच्छा लिखती हो, लिखती रहो। और वो डायरी वहां रख दी थी। मेरी भी वो राइटिंग जो है, फिर बीच में कुछ समय के लिए वो राइटिंग छूटी शादी के बाद। फिर मेरी बेटी को मेरी डायरी मिल गई चांस की बात। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि आप लिखती हो और आपकी एक पोएट्री मैं अपने स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। अपने एक सीसीए करके सब्जेक्ट होता है उसमें, उसने वहां पढ़ी, क्योंकि सीसीए में सब बच्चे जो पढ़ रहे थे, मैम उसके साथ रिसाइट कर रही थी। तो उसको था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो मैम मेरे साथ रिसाइट ना करें। तो उसने मेरी वो पोएट्री पढ़ी और मैम ने फिर पूछा उससे कि बेटा किसने लिखी, तो उसने कहा मेरी मम्मी ने लिखी है बचपन में कभी। वो तो उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी से कहो लिखती रही। और वो बात मुझे इतना नहीं हो गया, उसने मुझसे आके कह दी, मैंने सुन ली, पर उसके जहन में वो बात बहुत जबरदस्त बैठ गई। और उसने मेरा फेसबुक पेज और सब सब जगह उसने, तो मेरे बेटी ने मुझे चलना सिखाया इस रास्ते पे कि कैसे चलना है, उसी का। बच्चे बहुत बड़े सपोर्टिव होते हैं। तो मेरे मतलब मेरे दोनों बच्चों ने मुझे इस रास्ते पे, कहते हैं माएँ चलना सिखाती हैं, माँ बाप चलना सिखाते हैं, पर मुझे मेरे बच्चों ने चलना सिखाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये तो मतलब लेखन की शुरुआत तो आपकी हाँ, बचपन से। जैसे आपने बताया जी, बचपन से ही एक्चुअली हो मुझे गई थी। शौक था क्वेश्चन आंसर ना पोएटिक वे में याद करने का, या मैं आंसर लिखती भी थी तो पोएटिक वे में लिखती थी। मुझे नहीं पता कि था कि वो पोएट्री है। बचपन में नीरज जी हाँ, एक दिन आए घर, उन्होंने मुझसे हिंदी की कॉपी मांगी और मेरे आंसर पढ़ने, वो हिंदी के टीचर थे क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने पढ़ी तो एकदम से कहते हैं, हार्डली मैं थी 9 साल की, मतलब 9 साल की नहीं, मैं 9th क्लास में थी। तो जब मैंने उनको दी तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम ऐसे क्यों लिखती हो आंसर। मेरे को मुझे मजा आता है, मुझे याद हो जाता है ऐसे। तो उन्होंने कहा था कि बड़े होके तुम पोएट बनोगी। और मेरे अंकल को उन्होंने कहा था कि प्लीज इसे रोकिएगा मत, इसके अंदर है, वो भगवान सरस्वती ने दे के भेजा है। जब ये आंसर पोएटिक वे में लिख रही है तो ये पोएट्री भी करेगी। चांस की बात है, उनका आशीर्वाद भी है, उनके वो शब्द शायद कहीं ब्रह्मांड में गए और वो आज सच हो गए। ये बात सही है। कहते हैं ना बचपन में वो अंकुर फूटने लगते, मेरे साथ भी ये होता था। ऐसे वगैरह लिखती थी, कोटेशन लिखना और वो सब चीजें बहुत अच्छा लगता था शुरू से। और पहले मैंने भी ऐसी डायरी में कविताएं लिखी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था आगे चल के इस तरह से करूंगी। जैसे सेम चीज आपके साथ हुई, मेरे साथ भी वही चीज हुई। तो मेन चीज है जैसे आप बहुत से जब भी आपको समय मिलता है, जी, आप इतना बिजी रहती हैं, तो आप किन को ज्यादा पढ़ना पसंद करती हैं? मेरी फेवरेट अमृता प्रीतम और गुलजार साहब हैं। मेरे भी। और मुझे अफसोस है कि मैं अमृता जी से नहीं मिली, और ये इच्छा है कि एटलीस्ट मैं गुलजार साहब से मिल पाऊं कभी। तो मुझे मतलब उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जी, मैंने देखा है आप वो छोटे छोटे रील्स जो बनाती हैं, मेरे ख्याल के बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने उसको कई बार देखा इंस्टा पे, और उस पे जो आपने पोस्ट करके बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। वो आपका बोलने का अंदाज और आज जिस तरह से बनाती हैं, बहुत ही रियली करण जी लिख रहे हैं गुलजार साहब की कुछ गजलें सुनाए। गुलजार साहब की गजलें सुनाना मतलब वो हो जाएगा, तौहीन होगी ये तो। उनकी गजलें उन्हीं की आवाज में अच्छी लगती हैं, पढ़ सकते हैं लेकिन सुनाना बड़ा वो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा मनीषा जी, आप एक चीज बताइए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से आपका कैसे जुड़ाव हुआ? रेनू जी, मेरे को 2003 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, मतलब बीमार रहने लग गई थी। तो 2006 के अराउंड डॉक्टर ने कहा कि इतनी दिन हो गए, ठीक नहीं हो रही हो तो चेक करवा लेते हैं। तो मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उस समय मैं एकदम से डिप्रेशन में चली गई। बच्चे छोटे थे, हुआ कि कैंसर है तो पता नहीं सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद, बहुत अर्ली स्टेज था तो पता चल गया। उस समय मेरी दरानी ने मुझसे कहा कि आप बहुत परेशान रहते हो और दवाई का इफेक्ट नहीं आ रहा। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन किया है और मैं जा नहीं पा रही हूँ। पैसे तो मैंने दे दिया, पैसे वापस लेते हुए मुझे थोड़ा सा हिच हो रही है, तो आप चली जाओ मेरी जगह, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, आप कर लेना।
हुआ कि ठीक है मैं कर लेती हूँ। मैंने 3 दिन का कोर्स किया। उस 3 दिन के कोर्स में मुझे जो अनुभव हुआ वो शायद हाँ शब्दों में मतलब बयान करना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपने शहर में आकर के ढूंढा कि यहाँ होता है या नहीं होता, तो यहाँ होता नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ आकर के शुरू किया आर्ट ऑफ लिविंग को कि भाई यहाँ पे भी लोग हैं, तो मैंने लोगों को जोड़ा, खुद करना शुरू किया। और 2007 से लेके आज तक शायद आर्ट ऑफ आप लिविंग के बिना मैं रह नहीं सकती, उनके उस प्रोसीजर के बिना नहीं रह सकती इतना। और मतलब आपने उनकी उस प्रोसीजर की वजह से मेरी डॉक्टर ने भी किया बाद में। डॉक्टर ने कहा कि जो हम इतने 4-5 सालों से तुम्हें दवाई दे रहे थे उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, पर आफ्टर आर्ट ऑफ लिविंग इसने ड्रास्टिक चेंज किया है तुम्हारे ऊपर। तो जो प्रोसेस कर रही हो वो करती रहो, और हम भी जाके करेंगे। तो वो बहुत फर्क पड़ा उससे मुझे। तब से मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत हुई, और आज तक मेरा सच में जीवन आर्ट ऑफ लिविंग बन गया कि मेरे गुरुदेव के बिना मेरा कुछ बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल मतलब किस शायद आर्ट ऑफ चमत्कार से लिविंग की कम देन नहीं है है। कि मेरी राइटिंग दोबारा इस पथ पे आई। जो मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल उसने फिर से वापस किया कि नहीं, अपने आप से जुड़ो, अपने आप से दूर मत हटो। जी। तो आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़ी हैं और मतलब एक तरह से आपकी लाइफ का कह लीजिए चमत्कार हुआ। हाँ जी, बिल्कुल, और आपको एक नई जिंदगी मिली और बिल्कुल। अब आप लोगों की जिंदगी में रोशनी बिखेर रही हैं इस माध्यम से। कोशिश कर रही हूँ, अब देखिए कितना जो मुझे मिला है, मुझे लग रहा है कि मैं वो लोगों को दूं जो अच्छा मुझे मिला है। तो थोड़ा समझाएंगे यहाँ पर आप जो जुड़े हैं हमारे दर्शक, उनको बताइए कैसे आप इसको करती हैं लोगों के मैं लिए। मेडिटेशन लेती हूँ, ऑनलाइन मेडिटेशन करवाती हूँ। इस समय मेरे साथ करीब 50 से 60 लोग मेडिटेशन कर रहे हैं एक टाइम पे। तो लोग मेरे साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, मेरे रेगुलर बैचेस चलते हैं। मैं रेकी हीलिंग करती हूँ। तो जैसे जो भी डिप्रेशन में, रेकी एक एनआरआई पद्धति है कहना चाहिए, इंडिया से बाहर की। हम इंडियंस की प्रॉब्लम है कि जो इंडिया का हो ना उसे अपनाते नहीं है। जब वो बाहर चला जाता है ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है वो। तो सही है। उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन में कपड़ा बनेगा तो सीधा कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन जब वो यूएसए से घूम के आता है ना तो यूएसए का हो जाता है। चाहे इंडियन यूएसए का है वो, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन का है, लेकिन वो वहां से आया है इसलिए लोग बड़े शान से उसे पहनते हैं। तो वो रेकी के साथ, और रेकी वहां जापान से गई। जापान वालों ने समझा इंडिया आकर के, और वो वहां लेके गए। फिर उन्होंने वापस उसके थ्रू हीलिंग प्लस आपकी जो भी आप चाहते हो जीवन में पाना। पर फिर कहूंगी कि आपकी सोच, आपके डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं होता। आपकी बिल्कुल कुंडली बिल्कुल। में पैसा लिखा हो सकता है, लेकिन आएगा तब जब आप कर्म करेंगे। अगर आपने कर्म नहीं किया तो वो कुंडली का पैसा कुंडली में ही होगा, आने वाला तो नहीं है। बिल्कुल तो ये इसलिए वही वाली बात होगी ना, आपके सामने थाली रखी है खाने की, खानी, आप जब तक मुंह तक तौर नहीं ले हाँ जाएंगे तब तक तो कैसे खाना नहीं। खाएंगे। आपको भूख लग रही है, कोई आपको खाना दे सकता है, हो सकता है टुकड़ा तोड़ के आपके मुंह में भी दे दे, पर खाना चबाना आपको है। तो वो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और अगर हताशा के साथ भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, दुनिया की कोई भी पद्धति क्यों ना हो। इवन मेडिटेशन भी अगर आप हताशा के साथ करेंगे ना, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि बिल्कुल किसी बिल्कुल। चीज को, बिल्डिंग गिराना आसान है रेणु जी। अगर मैं किसी बिल्डिंग में रह रही हूँ, मैं एक बम लगाऊंगी, बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, लेकिन जब मैं उसे कंस्ट्रक्ट करूंगी वापस तो सालों की मेहनत लगती है। एक दिन में कुछ भी बिल्कुल हासिल नहीं होता। लोग बिल्कुल। सोचते हैं मैंने रात ही एक शेर लिखा था इसी ऊपर कि भाई एक रात चमकने के लिए कई रात जागना पड़ता है, कई रात बिल्कुल आपको अपने सपने पूरे करने के लिए। सामने वाले को बेशक वो एक रात चमकता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन बिल्कुल। होता तो कई रातों की मेहनत है। ये तो आपका रहा सफर। आपने शताक्षी, आपका को फाउंडर हैं आप उसकी, हाँ जी। उसके बारे में बताइए, उसकी चुनौतियों से लेके सफलता तक जो आपका सफर रहा, किस तरह से शताक्षी आपने उसकी शुरू हुई शुरुआत। थी 2019 में। मेरी जी जो फ्रेंड है आरती जी, उनका बर्थडे था, और उन्होंने, क्योंकि पूरे फ्रेंड ग्रुप में मैं और जो दूसरी पार्टनर है हमारी मीनाक्षी जी, वो राइटर हैं। वो भी पोइट्री लिखती है, मैं भी पोइट्री लिखती हूँ। तो मेरी बुक आ चुकी थी, तो उन्होंने एकदम से कहा कि तुम लोगों को जानती हो, मेरा मन है कि मेरे उस पर कोई मैं कार्यक्रम करूं।
अच्छा, मेरे बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि कभी मैं लिटरेचर सोसाइटी बनाऊं। तो जैसे ही उन्होंने मतलब मुझे ये था कि मैं लिटरेचर सोसाइटी कभी ना कभी तो मैंने फॉर्म करनी ही है, कब करूं वो मुझे नहीं पता, लेकिन लिटरेचर सोसाइटी तो मेरी बननी है। उन्होंने मुझे कोई जैसे भूमिका। वो मैं वही वाली बात है कि ना, मैं यूनिवर्स में भेज ही रही थी कि बननी है मेरी। तो आरती जी ने मुझे कॉल किया कि मुझे करवाना है। तो मैंने कहा दीदी भाभी ऐसा करते हैं कि हम एक कार्यक्रम नहीं करते, हम इसे सोसाइटी फॉर्म कर देते हैं। बोली ऐसा क्यों? मेरे का मन है जब हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक ही क्यों करें, इस बार आपके बर्थडे पे कर देते हैं, उसके बाद हम इसे रेगुलर करेंगे। तो बोली फिर मेरे बर्थडे पे नहीं करते, क्योंकि मैं बर्थडे से नहीं चाहूंगी, बर्थडे पे तो मैं पर्सनल कार्यक्रम है। मैं ठीक है आप पर्सनल करो, लेकिन मेरा मन है कि अगर हम जुड़ करके कर रहे हैं तो हम कुछ बड़ा करें। तो बोली ठीक है। फिर हमने शताक्षी शुरू किया। तो मीनाक्षी जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैंने उनसे कहा कि मीनाक्षी जी आप करोगे क्या? बोली जहां तुम वहां मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उससे पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था काव्यम के नाम से, जिसमें हम कुछ लेडीज अपना हर मंथ में वो करते थे। तो आरती जी भी उसमें जुड़ी हुई थी और मीनाक्षी जी को भी मैंने उसमें जोड़ा था। तो हुआ कि ठीक है हम काव्यम करते हैं, लेकिन हम शताक्षी एक लिटरेचर सोसाइटी बनाते हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि उन दोनों को मैंने कहा था कि आप प्लेटफॉर्म पे आओ, तो उन्होंने कहा जैसे तुम हमें एनकरेज कर रही हम और औरतों को एनकरेज करेंगे जो अपने घरों में बैठी हैं। तो हमने पहला प्रोग्राम जो था वो सिर्फ लेडीज प्रोग्राम किया, हमने उसमें जेंट्स नहीं अलाउ किए। हालांकि हमारी सिटी के बहुत सारे जेंट्स हमसे नाराज हुए कि क्या हम लोग नहीं आ सकते। तो हमने कहा कि हम बीइंग अ लेडी हमारे लिए पहला वो है, और हम नहीं समझ पा रहे कि हम कैसे हैंडल करेंगे। लेडीज को हैंडल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम जेंट्स को शायद ना कर पाए। एक कार्यक्रम कर लेते हैं फिर देखेंगे आप लोग के साथ। तब वो हुआ तो हमने शताक्षी डाला। फिर हुआ कि शताक्षी कैसे, क्या नाम रखें? तो मीनाक्षी जी हिंदी से एमए किए हुए हैं, उन्होंने बैठ करके तीनों के नाम से ढूंढ ढांड के, क्योंकि मतलब भी अच्छा निकले वो। तो फिर उन्होंने कहा कि शताक्षी रखते हैं। तो मुझे शताक्षी नाम कभी ना सुना ही नहीं है शब्द, ये कहाँ से आया? बड़ा यूनिक सा यूनिक नाम सा है, है, बहुत हो गया ना, अच्छा हमने लगता कभी सुना है। नहीं। इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है बोनाफाइड। मतलब भी अच्छा है फिर तो। फिर हुआ कि ठीक है शताक्षी शुरू करते। तो हमारा पहला जो कार्यक्रम था वो 2019 में हमने किया, पर पहले ही कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। और हम मतलब बहुत खुश हुए कि कम से कम हमने जो सोच लेके चले वो हुआ। और आज शताक्षी 2000 लोगों का फैमिली है पिछले 1.5 2.5 साल के अंदर। रेगुलर हम लोग एक इवेंट करते हैं, अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं क्योंकि कोरोना ने हमारे फिजिकल इवेंट बंद कर दिए। तो हम लिटरेचर इवेंट्स कोरोना के इस समय सारे फिजिकल बंद है, यहाँ हमारा लगता है बंद है। जी। सिर्फ ऑनलाइन ही जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। और शताक्षी का तो मेन पर्पस ये है न्यू राइटर्स को ऊपर लाना। हम पुराने राइटर्स से अप्रोच ही नहीं करते। अप्रोच इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको तो मिला हुआ प्लेटफॉर्म, जिनको नहीं मिला मिला हुआ है हुआ है हाँ सही उनको बात है। उनको सामने लाए। हम सिर्फ वही के वही लोगों को बाहर लेके आते रहे, तो जो नए हैं उनका क्या मतलब है? पानी बहेगा नहीं तो कब तक नहीं सड़ेगा, कभी तो सड़ेगा ना। छुपी प्रतिभाओं को सामने लाना, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा तो इसलिए फिर काम है। हमने ये डिसाइड करा था कि हम किसी नए पुराने को नहीं लाएंगे इस मंच पे। पुराना अगर आएगा तो और सिर्फ एज अ गेस्ट आएगा, एज अ बेस्ट परफॉर्मर नहीं आएगा। आएगा। और कभी कभी लाइफ में तकलीफें इसलिए आती हैं कि आप समझ सको कि आप खुद में मुकम्मल हो। भगवान को कोई नहीं पड़ी आपको तकलीफ देने की, पर वो आपको समझाना चाहता है कि आप अपने आप को पहचानो, अपने आप के वजूद को पहचानो। क्योंकि आप किसी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो। तो उसी बारे में मैंने लिखा था, मेरा अधूरा होना जरूरी था, मेरा अधूरा होना जरूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। मेरा अधूरा होना जरूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए। खुदा का शुक्र है उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए, वरना इसी मुगालते में निकल जाती उम्र सारी। वरना इसी मुगालते में निकल जाती मेरी उम्र सारी। किसी के साथ से ही मुकम्मल जिंदगी है हमारी, कि किसी के साथ से ही मुकम्मल जिंदगी है हमारी। मेरा अधूरा होना जरूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। कल ही मैं ये आपकी सुन रही थी
अच्छा। ये मैंने सुना था। बता तो रही हूँ, मैं आपके ख्याल की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, इतने थैंक खूबसूरत लगते हैं। तो छोटे छोटे जब मैं सुनती हूँ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है तो सुनने में। कोशिश थैंक यू। करती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा बोल। नहीं, आपकी तो वॉइस भी बहुत अच्छी है, आप डाला करो ना। और आप अच्छा लिखते हो, मैं तो आपकी पोस्ट देख रही हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हो। आप पर अपनी वॉइस में नहीं डालते, रिकॉर्ड नहीं करके डालते, आप सिर्फ लिख के डाल रहे हो। डालती हूँ, ऑडियो वीडियो दोनों डालती हूँ। डालते, अच्छा, मैंने इंस्टा जितना पे भी लिखा है डालती वो हूँ। लिखा हुआ देखा है, तो अच्छा इसलिए। अच्छा, हाँ, नहीं मैंने मेरे ऑडियो वीडियो बहुत सारे पता है। अच्छा अच्छा। आज मैं वीडियो ज्यादा बनाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं कोशिश करती हूँ गजल लिखने की, लेकिन मैं गजल नहीं लिख पाती। यूजुअली मैं फ्री वर्सेस में लिखती हूँ। गजल और नज्म के एक नॉर्म्स हैं, मैंने बहुत कोशिश करी उस नॉर्म्स में सीखने की, हो सकता है कभी आ जाए। अभी कोशिश जारी जारी है, लेकिन वो कोशिश मेरी अभी तक कामयाब नहीं हुई है। जब भी मैं गजल या नज्म लिखने बैठती हूँ और उसके पैरामीटर्स में लिखना चाहती हूँ, तो मेरे थॉट्स कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। तो जो मुझे सिखा रहे हैं, हालांकि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, तो कई बार कहते हैं आपको जब मैं वर्ड्स देता हूँ, जब आपको कहता हूँ अपने ख्यालों को इसमें लिखो, तो आप कभी नहीं लिखती हो, अब खुले आप कुछ भी लिख लेती हो। तो मैं फ्री वर्सेस में ही लिखती हूँ। तो फ्री वर्स में ही मैंने ये लिखा है। फिर आंख हो गई नम, फिर आंख हो गई नम, फिर किसी ने मेरा हाल पूछा है। फिर आंख हो गई नम, फिर किसी ने मेरा हाल पूछा है। बादलों में छुप गया चांद क्यों, बादलों में छुप गया चांद क्यों, फिर किसी ने मेरा ख्याल पूछा है। क्यों जागती रहती हो रातों में, क्यों जागती रहती हो रातों में, फिर किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है। जख्म छुपते हैं क्या छुपाने से, जख्म छुपते हैं क्या छुपाने से, फिर किसी ने होके ये निढाल पूछा है। कोई दुखी होता है तो ये पूछता है कि आप हंस लेते हो, आप कहते हो आप दुखी हो, हंस लेते हो, कैसे हंस लेते हो, छुप जाते हैं क्या जख्म। क्या, लेकिन वो तभी पूछता सही है जब बात। वो बिल्कुल तंग आ जाता है अपनी लाइफ से। तो जख्म छुपते हैं क्या छुपाने से, फिर किसी ने होके निढाल पूछा है। क्या मेरी तरह तुम भी तन्हा हो, क्या मेरी तरह तुम भी तन्हा हो, फिर किसी ने होके ये बेहाल पूछा है। फिर क्या मेरी तरह तुम भी तन्हा हो, फिर किसी ने होके ये बेहाल पूछा है। क्यों है तुम्हें जुगनुओं से, तुम क्यों है मोहब्बत तुम्हें जुगनुओं से मनी, मनी मेरा पेन नेम है। क्यों है मोहब्बत तुम्हें जुगनुओं से मनी, फिर किसी ने क्या बेमिसाल पूछा है। क्यों है क्या मोहब्बत तुम्हें जुगनुओं से मनी, फिर किसी ने क्या बेमिसाल पूछा है। फिर आंख हो गई नम, फिर किसी ने मेरा हाल पूछा है।